आज तक न जाने कितने लोगों को मदद की है उस लड़की ने। सावित्री की बात सुनते ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए मिसेस मारवा ने सावित्री से कहा, तो ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? हो सकता था कि उस लड़की की मदद लेकर हम अपने रेयर ऑर्किड के फूलों को बचा सकते थे। मिसेस मारवा की ये बात सुनते ही सावित्री को भी इस बात का एहसास हुआ। अपना एक हाथ सर पर रखते हुए सावित्री ने मिसेस मारवा से कहा, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? निराश मिसेस मारवा अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गईं और सावित्री से कहने लगी, काश तुम्हें ये बात कुछ दिन पहले याद आई होती, हम उस पौधे को बचा सकते थे। सावित्री मिसेस मारवा के घुटनों के पास आकर बैठ गई और उनसे कहने लगी, हम अभी भी उस पौधे को बचा सकते हैं। मैं जानती थी कि आपको कितना लगाव था उस पौधे से, इसलिए मैंने उस पौधे को तालाब के पास एक पत्थर के पीछे छुपा कर रखा है। अभी भी देर नहीं हुई है, हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। आप इंटरनेट के जरिए उस लड़की का पता लगाइए। अपनी जगह से खड़े होकर मिसेस मारवा ने सावित्री से कहा, तुम अभी के अभी उस तालाब के पास जाओ और उस पौधे को यहां ले आओ। जल्दी करो, जाओ सावित्री। वो देखो अनिका, वहां से लेकर वहां तक ये सारी जमीन मेरी होगी। इसी खूबसूरत तालाब के किनारे पे मैं अपना घर बनाऊंगी, देख लेना। तालाब के किनारे खड़ी श्रेया अपनी दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अनिका को ये सारी बातें बता रही थी। तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठी अनिका ने श्रेया से कहा, क्या हो गया है आज तुम्हें? क्या तुम मल्होत्रा हाउस में नहीं रहना चाहती? क्या हमारे साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अनिका की बात का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, अच्छा लगता है बाबा, बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं मल्होत्रा खानदान का हिस्सा तो नहीं हूं ना, और ये बात तो कोई भी नहीं झुटला सकता। कब तक मैं उनके सर पर बोझ बनकर रहूंगी? पर मैंने अब तय कर लिया है कि मैं अब दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, यहीं दिल्ली में ही सेटल हो जाऊंगी। अब सारी जिंदगी तुम्हारे मामा के घर तो पड़ी नहीं रह सकती ना। ये बात सुनकर अनिका भी सरप्राइज हो गई। तो क्या तुम अब यहीं रहने वाली हो? तालाब के किनारे अनिका और श्रेया दोनों चलने लगे। श्रेया ने अनिका से कहा, हाँ, मैं अब यहीं पर रहने वाली हूं। मैं यहीं पर अपने बच्चों को ढूंढूंगी। मुझे लगता है कि मेरा खोया हुआ बच्चा मुझे यहीं दिल्ली में ही मिलेगा। बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये अनिका अच्छे से जानती थी। अनिका ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया और कहा, जरूर, तुम्हें अपना खोया हुआ बच्चा जरूर मिल जाएगा। अपने ख्यालों में खोई हुई श्रेया का ध्यान अचानक एक छोटी सी चट्टान के पीछे पड़े हुए गमले पर गया। श्रेया ने गमला दिखाते हुए अनिका से कहा, देखो तो वो क्या है अनिका? इतने खूबसूरत फूलों को कोई ऐसे कैसे अबंडन कर सकता है? ऑर्किड के फूल एक गमले में रखे गए थे, इसीलिए श्रेया को ये लगा कि शायद किसी ने इतने खूबसूरत फूलों को यहाँ फेंक दिया है। जब अनिका का ध्यान उस ऑर्किड के फूलों पर पड़ा तो वो देखकर हैरान रह गई। अनिका जान चुकी थी कि ये वही गमला है और वही फूल थे जिसकी तस्वीर किसी ने अनिका को द फ्लावर गर्ल वाले अकाउंट पर भेजी थी। अनिका देखते ही समझ गई थी कि ये वही फूल थे जिनमें कीड़े लगे हुए थे और ये वही पौधा था जिनमें इन्फेक्शन हो चुका था। गमले को उठाते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, देखो तो जरा, कितने खूबसूरत फूल हैं ये। ऐसे ऑर्किड्स तो मैंने इंडिया में पहले कभी नहीं देखे। अनिका ने श्रेया की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये यूरोपियन देशों में पाए जाते हैं, बहुत ही रेयर स्पीसीज हैं ये। अब तो बिल्कुल विलुप्त होने वाली है ये स्पीसीज। मानी मन अनिका ये भी सोच रही थी कि आखिर गमले के मालिक ने इस गमले को ऐसे फेंक क्यों दिया था। क्या अनिका ने इस गमले के मालिक की बातों का जवाब नहीं दिया था, इसलिए मालिक ने इस गमले को और इन खूबसूरत फूलों के पौधे को यहाँ पर छोड़ दिया था? गमले के फूलों पर श्रेया ने हाथ घुमाते हुए अनिका से कहा, ये फूल तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मुझे लगता है कि मेरे नए घर में इन फूलों से मैं अपने कमरे को सजाऊंगी। क्या किसी तरह हम इस पौधे को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? श्रेया के हाथ से गमला लेकर अनिका फूलों को गौर से देखने लगी। फिर कुछ देर फूलों को देखने के बाद अनिका ने श्रेया से कहा, ठीक है, इसे ले चलते हैं, देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। अनिका और श्रेया उस विला के अंदर चले गए जो श्रेया ने बुक करवाया था। विला के गेट के अंदर जाते ही श्रेया ने अनिका से कहा, मुझसे पहले ये विला बहुत बड़े आर्टिस्ट का हुआ करता था। वो नाटक लिखता था और उसमें एक्टिंग भी करता था, मगर मुझे विला बेचने से पहले एजेंट ने मुझे खास वार्निंग दी है कि ये बगल वाले विला के लोगों से मैं ज्यादा मेल जोल ना बढ़ाऊं, उनसे दूर ही रहूं। अनिका ने हैरान होकर श्रेया से पूछा, क्यों?
ऐसे कौन से लोग रहते हैं वहां पर जिनसे हमें दूर रहना है? अपने कंधे हवा में उछालते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, पता नहीं, मगर मुझसे कहा गया है कि कोई मिडिल एज औरत रहती है वहां पर जो सबसे दूर रहना ही पसंद करती है। किसी से मेल जोल बढ़ाना उसे अच्छा नहीं लगता। और मुझे यहाँ के एजेंट ने यह भी बताया था कि चुपके से कई सारे बॉडीगार्ड्स उस औरत के प्रोटेक्शन के लिए विला के आसपास ही घूमते रहते हैं। विला के अंदर जाते ही अनिका को विला का डेकोरेशन और उसकी फर्निशिंग देखकर मन में एक सवाल आया कि ये विला तो काफी एक्सपेंसिव होगा। अनिका ने श्रेया से पूछा, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। वैसे तो मुझसे कहा करती थी कि ज्यादा कुछ कमाई या सेविंग्स नहीं करती तुम, और अब इतना महंगा विला खरीद लिया। अनिका के हाथ पर हाथ रखते हुए श्रेया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक बहुत अच्छी डील मिली है। दरअसल पहले वाले मालिक को यह जगह जल्द से जल्द बेचनी थी, इसलिए मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए में यह विला मिला है। अनिका जानती थी कि यह विला शहर से काफी दूर था। प्रॉपर्टी प्राइस इस लोकेशन में ज्यादा नहीं होंगे, मगर अनिका ये भी जानती थी कि जो फर्नीचर और डेकोर विला के अंदर किया गया था वो काफी शानदार था। श्रेया को काफी अच्छी डील में यह विला मिला था। विला में एंटर होने के बाद श्रेया काफी एक्साइटेड लग रही थी। श्रेया तेजी से चलने लगी और अनिका को कहने लगी, चलो मैं तुम्हें पूरा विला दिखाती हूँ। अनिका ने विला को हर तरफ से देखा। विला में रखी हर चीज काफी एस्थेटिक और कीमती लग रही थी। अनिका बार बार ये सोचकर हैरान हो रही थी कि 1 करोड़ में इतना वेल फर्निश्ड विला कैसे मिला था श्रेया को। सीढ़ियां चढ़ते हुए श्रेया ने अनिका से कहा कि देखो ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम है, और आओ ऊपर। दूसरे फ्लोर पर जाते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, ये देखो, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है विला की। अनिका ने दूसरे फ्लोर को चारों तरफ से देखा। तब उसे रियलाइज हुआ कि एक डांस फ्लोर था जहां कमरे के चारों ओर शीशे लगे हुए थे। बीच में म्यूजिक सिस्टम और फ्रेश होने के लिए एक शावर एरिया भी बनाया गया था। जब अनिका और श्रेया शावर रूम की तरफ गए तो अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि शावर में एक जकूजी और एक बहुत बड़ा बाथटब लगा हुआ था। हैरान अनिका ने श्रेया से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये 1 करोड़ में मिला है? मैं मान नहीं सकती। हालांकि ये प्रॉपर्टी शहर से काफी दूर है, मगर इंटीरियर डिजाइन और डेकोर को देखकर लगता नहीं है कि ये 1 करोड़ में तुम्हें मिल सकता है। श्रेया ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो मैं कितनी लकी हूँ। एजेंट ने मुझे बताया कि ये विला का जो प्रीवियस ओनर था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ रहना चाहता था, और कोइंसिडेंस तो ये भी था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक डांसर थी। उसी के लिए सारी चीजें बनवाई गई थी। ये इंटीरियर, ये डेकोर उसकी गर्लफ्रेंड की पसंद को ध्यान में रखकर ये सब बनवाया गया था। देखो कोइंसिडेंटली मैंने ये बंगलो खरीद लिया। मेरी पसंद और उस घर के मालिक की गर्लफ्रेंड की पसंद काफी सिमिलर निकली। श्रेया ये विला को पाकर बेहद खुश थी। अनिका भी श्रेया के लिए खुश थी, मगर अनिका को इस डील में कहीं कोई गड़बड़ नजर आ रही थी। अनिका ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ हुए थे। अनिका ने बंगलो की सारी डिटेल्स जहांगीर को मैसेज कर दी थी और जहांगीर को ये पता लगाने को कहा कि इस बंगलो के प्रीवियस मालिक कौन थे और किस तरह ये बंगलो इतनी कम कीमत पर श्रेया को मिला था। श्रेया डांसिंग रूम में आईने के सामने बैले डांस करने लगी थी। श्रेया बंगलो में आकर काफी खुश नजर आ रही थी। अनिका ने काफी टाइम बाद श्रेया को इतना खुश देखा था। विला के अंदर सजाई हुई हर चीज ऐसी लग रही थी जैसे श्रेया के लिए डिजाइन की गई हो। श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे भी डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर बुलाया, मगर किसी तरह अनिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए श्रेया से कहा कि तुम डांस करो, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी तो तुम डांस करना भूल जाओगी। श्रेया ने अपनी डांस स्टेप्स कंटिन्यू करते हुए अनिका से कहा, तुम इतनी बोरिंग क्यों हो यार। कुछ देर तक अनिका श्रेया को डांस करते हुए देखने लगी। श्रेया को डांसिंग हॉल में छोड़कर अनिका छत पर चली गई। आसपास का लोकेशन इतना खूबसूरत था कि अनिका के मन में आया कि हर आदमी को रिटायरमेंट के बाद ऐसी किसी जगह पर घर लेना चाहिए, बिल्कुल सुकून और शांति की जिंदगी। तभी अनिका के फोन पर जहांगीर का मैसेज आया। जहांगीर ने अनिका को वो सारी डिटेल्स भेजी थी जो उसने मंगवाई थी। बंगलो श्रेया से पहले राम कपूर नाम के किसी आदमी का हुआ करता था, मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस राम कपूर ने सिर्फ 15 दिन पहले ये विला खरीदा था। अनिका ये सोचकर हैरान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई होगी कि इस इंसान ने सिर्फ 15 दिन के अंदर ही विला श्रेया को बेच दिया। तभी जहांगीर ने और एक मैसेज अनिका को भेजा। दूसरा मैसेज पढ़ते ही अनिका चौंक गई।
राम कपूर ने ये बंगलो 15 दिन पहले आकाश गुलेरिया को बेचा था। म्यूजिक की ट्यून पर डांस कर रही श्रेया को देखकर एक बार अनिका को लगा कि उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, मगर अनिका ये बात अच्छी तरह जानती थी कि आज काफी दिनों बाद उसे ये खुशी मिली थी और अनिका श्रेया से ये खुशी छीनना नहीं चाहती थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि श्रेया बहुत खुददार है। अगर उसे पता चला कि आकाश ने जानबूझकर उसे विला बेचा है तो वो कभी इस बंगलो को एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ देर डांस करने के बाद श्रेया के माथे से पसीना छूटने लगा। थककर श्रेया ने अपनी डांस के स्टेप्स बंद किए और छत पर आकर अनिका के बगल में खड़ी हो गई। लंबी सांसें ले रही श्रेया की ओर देखकर अनिका ने श्रेया से कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें इतना अच्छा विला इतनी कम कीमत पर क्यों मिला है? श्रेया हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। श्रेया को लगा अनिका जरूर ऐसा कोई राज जानती थी जिससे उसे पता चल चुका था कि इतनी कम कीमत में उसको इतना शानदार विला कैसे मिला। कुछ देर तक श्रेया हैरानी से बस अनिका को देखती रही। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए श्रेया के कंधे पकड़कर कहा, मेरी श्रेया इस दुनिया की सबसे लकी लड़की है। दोनों सहेलियां इस बात पर हंसने लगी। श्रेया ने अनिका को याद दिलाते हुए कहा, क्या हम उन फूलों को बचा सकते हैं? कितने खूबसूरत फूल हैं। मैं उन फूलों को अपने बेडरूम में सजाना चाहती हूँ, कुछ करो ना प्लीज। अनिका ने श्रेया को शांत करते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे कुछ हल्दी, बेकिंग सोडा और कुछ नॉर्मल किचन के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्या यहाँ कहीं आसपास मिलेंगी वो सारी चीजें? मुस्कुराती हुई श्रेया ने कहा, अरे बाबा, मैंने कहा था ना तुमसे, इस घर का पुराना मालिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ सेटल होना चाहता था। सब कुछ तैयार है, किचन भी पूरी तरह से तैयार है। आओ चलकर देखते हैं तुम्हें जो जो चीजें चाहिए वो किचन में मौजूद हैं कि नहीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए किचन की ओर जाने लगी। वहां सावित्री तालाब के पास दौड़ के पहुंची। सावित्री ने उस छोटी सी चट्टान के पीछे देखा जहां उसने ये पौधा छिपा कर रखा था। वो हैरान रह गई, वो पौधा वहां से गुम हो चुका था। वो ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि सुनसान जगह पर आखिर इतनी सी देर में वो पौधा कौन लेकर जा सकता था। ना तो आसपास कोई वॉचमैन था और ना ही यहाँ कोई सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा लगे हुए थे जिससे पता लग सकता था कि वो ऑर्किड के फूल कौन लेकर गया था। सावित्री ने यहाँ वहां पौधे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसके हाथ निराशा ही लगी। सावित्री अच्छी तरह से जानती थी कि मिसेस मारवा को ऑर्किड के इस पौधे से कितना अटैचमेंट था। पौधे के गुम होने की खबर सुनकर मिसेस मारवा बहुत निराश होने वाली थी। जब निराश होकर सावित्री वापस अपने विला की ओर जाने लगी, तभी अचानक ही उसे एक तेज बदबू आने लगी।